सर, मशरिक़ वस्ता में शदीद कशीदगी के माहौल में अमरीकी फ़ज़ाइया के तैयारे की गैर मुतवक्के तौर पर मॉस्को आमद को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या अमरीका दोबारा से किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है? जी, बहुत शुक्रिया उज़ैर और माहम आपने इनवाइट किया है। वेलकम। देखिए, अमेरिका के पास तो ऑप्शन वन बाय वन ख़त्म होती जा रही हैं, जिसे कहते हैं कि पॉसिबिलिटी एक एक करके खुद ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो एलिमिनेट होती जा रही हैं। सबसे पहले मिलिट्री ऑप्शंस ट्राई की गई थी और उसके ऑपोजिट उन्होंने फिर आपने देखा कि वो जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कब्जा नहीं छुड़वा सके तो प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी मिलिट्री उस तरह स्ट्राइक कम करके इसको काउंटर ब्लॉकेट करना पड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। जब वो भी नहीं हुआ, एमओयू हो गया, उसके बाद दोबारा कोशिश की गई कि किसी तरह ओमान को कन्विंस किया जाए कि वो अपने कोस्ट के साथ साथ बहरी जहाज़ों को आने और जाने के लिए अकोमोडेट करे, ताकि ईरान की जो वो मिथ है या वो ईरान का जो लीवरेज है उसको ख़त्म किया जा सके। ईरान ने उस दौरान ये नहीं करने दिया और जो कोस्ट ईरानियन साइड के अलावा जो भी शिप जाते थे उन पे हमला उसने किया। तो उसके बाद अभी जो हैरानकुन बात मेरे लिए ये है एज ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी, वो ये है कि आप जब इकोनॉमिक जो क्वारंटीन करते हैं या इकोनॉमिक सैंक्शंस करते हैं, ये सबसे पहले करते हैं क्योंकि इसमें बुलेट फायर नहीं होती, इसमें जंग नहीं लगती, इसमें $38 बिलियन का असला नहीं खर्च होता, इसके अंदर आपका स्टॉक पाइल 40% 35% तक ड्रॉप नहीं हो जाता, आपका जो एक डिटरेंस है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाती। जब सारा कुछ आपने कर लिया उसके बाद आप समझते हैं कि वो ममालिक जिनको आप जंग से पहले थ्रेट करते रहे थे, बुली करते रहे थे, एनॉय करते रहे थे, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहे थे, डेनमार्क को आपने कहा नेटो का मुल्क होने के बावजूद अपने अलायंसेस पे कॉम्प्रोमाइज किया है, यानी लोगों को उस तरह कंफर्टेबल अपने साथ नहीं रखा। तो जब आप पर बुरा वक्त आता है तो उस तरह लोग साथ हैं। तो मेरा ख्याल है ये सिम्टम अपनी जगह है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप आउट ऑफ एक एलिमेंट ऑफ बैक ऑफ चॉइसेस अब वो इकोनॉमिक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, आपने खुद ही कह दिया इंट्रोडक्शन में कि चाइना रिटेलिएट भी करेगा, मिलिटरीली नहीं करेगा। वो आपको याद करा के तो मैं क्लोज करता हूँ ये सवाल कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने टेक ओवर किया था तो उन्होंने टैरिफ बहुत बढ़ा दिया था चाइना के खिलाफ खास तौर पर। तो जब टैरिफ काउंटर किया चाइना ने खुद, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को बैक ऑफ करना पड़ा। तो आई थिंक उसी तरह की सिचुएशन में देख रहा हूँ कि कोई लगता नहीं कि उस तरह कारगर होंगी इस तरह के जो प्रेसिडेंट ट्रंप एक्शन लेना चाहते हैं। अच्छा खान साहब, ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में मुआशी हालात संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं और जिस तरह से हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि डैमेज करने की कोशिश की जा रही है ईरान को मुआशी तौर पर, तो क्या ट्रंप जो सारे हरबे आजमा चुके हैं जंग के हवाले से उसमें नाकाम हो गए हैं, तो अब मुआशी तौर पर ईरान को डैमेज करने की सूरत जो है वो इख्तियार करने वाले हैं? देखिए माहम, बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक सैंक्शंस तो ईरान पर पहले से ही तकरीबन 2 दिहाइयों से बहुत चल रही हैं। ऑयल वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आप इमेजिन करें, दुनिया में तीसरे नंबर पर ऑयल प्रोड्यूसिंग या ऑयल रिजर्व का मुल्क है और सिर्फ 1.69 बिलियन आज भी वो चाइना को दे रहा है, जो ईरान का तो 85% एक्सपोर्ट है, लेकिन चाइना की सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी करता है। जब इस तरह की आप सैंक्शंस लगाते हैं जो अब प्रेसिडेंट ट्रंप का लगा रहे हैं या जो पहले लगी हुई हैं, देखिए उसका एक नुकसान होता है उस मुल्क को और एक फायदा होता है। और मैं आपके व्यूअर्स को और अपने आप को भी याद कराता रहता हूं कि ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ अब सैंक्शंस कारगर प्रेसिडेंट ट्रंप उम्मीद रखते हैं कि होनी चाहिए, जिनको वो कह रहे थे कि आप टेक ओवर कर लें हुकूमत, दैट उन्हीं पर फिर बाद में बमबारी की गई, उन्हीं पर अब सैंक्शन लगाई जा रही हैं। तो ये एक इटसेल्फ ट्रस्ट डेफिसिट है, लोग इसी वजह से ऐसे जंगों में नहीं आते। एक और जो नुकसान अपनी जगह है सैंक्शंस का, हम सब सकते हैं, एक फायदा भी होता है उस मुल्क के लोगों को और खास तौर पर उस मुल्क की हुकूमत को, और इस सूरत में ईरान की हुकूमत को। वो ये होता है कि आप पर जो भी बुरा वक्त आता है, चाहे वो मिस गवर्नेंस की वजह से हो, मिस मैनेजमेंट की वजह से हो, लैक ऑफ फंड्स की वजह से हो, पॉलिसीज की वजह से हो, कोई भी हो, वो आपको एक एलिमेंट ऑफ एस्केप मिल जाता है। दैट मीन्स आप अपने लोगों को कहते हैं कि आप पर जो बुरा वक्त आया हुआ है, जो आप पर हार्डशिप है, जो आपकी करेंसी गिर रही है, जॉब्स नहीं है, वो तो हमारी वजह से नहीं है, गैर मुल्की ये जो हमारे पर थ्रेट इम्पोज की गई है उसकी वजह से। एलिमेंट ऑफ सेफ्टी हो जाता है लोगों को और एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी भी आ जाता है लोगों को। तो प्रेसिडेंट ट्रंप मेरा ख्याल है ये कोशिश कर देखें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि
उस तरह लोगों की सिंपथी चेंज होगी। इस इकोनॉमिक का मकसद यही है कि लोग खिलाफ हो जाएं। लोग उस वक्त भी नहीं खिलाफ हुए उस तरह, और फिर मिलिट्री एक्शन के बाद और यूनाइटेड हो गए। आयतुल्लाह खामनेई का जनाजा आपके सामने है, जी। वो केस। तो वो उस सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली सैंक्शंस काम आएंगे और दुनिया उस तरह सपोर्ट करेगी जैसे आप चाइना का भी जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल खालिद साहब, हमने देखा कि मजीद जो है वो लोग यूनाइट हुए हैं ईरान के अंदर। और देखिए दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह से तकसीम करने की अमेरिका कोशिशें कर रहा है, मौशी पाबंदियां लगाने की बात कर रहा है ईरान के ऊपर, जिसका ऐलान भी किया गया है, आपको लगता है कि अमेरिका इसलिए ज़्यादा पुरुमीद है क्योंकि सदर शी जिनपिंग का दौरा भी शेड्यूल है सितंबर के अंदर अमेरिका का, तो अमेरिका जो है वो कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है कि किसी तरह से चीन के साथ मिलकर ईरान पर पाबंदियां जो है वो मजीद बढ़ाई जाए, उन्हें टाइट किया जाए। लेकिन आपको लगता है कि अमेरिका इसमें कामयाब होगा और चीन किसी हद तक हिमायत करेगा अमेरिका? उज़ैर, अगर ऐसा होना होता तो प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरे में हो जाता जब उन्होंने जी। जंग के फौरन बाद का दौरा किया बिल्कुल। था, अगर आपको याद होगा। जी। तो अगर ये रिलैक्सेशन चीन देने की पोजीशन में होता या देना चाहता तो वो उसी वक्त दे देता। लेकिन आपने नोट किया वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कहा जाता था कि वो कामयाब दौरा नहीं हुआ क्योंकि चाइना ने अपनी पोजीशन को, एडवांटेज को अपनी फेवर में कैपिटलाइज किया है, जो कि हर मुल्क करता है। जब सब उस वक्त तो जंग की उसने क्लैरिटी भी नहीं थी, आपको याद होगा, उस तरह सीज फायर भी नहीं हुआ था। उस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, जिसको कहते हैं ना, ही नेवर रैन आउट ऑफ ऑप्शंस, उस वक्त लगता था कि उनके पास मिलिट्री एक्शन अभी भी है, उनकी मिलिट्री माइट अभी भी है। फिर सारा सिचुएशन चेंज होते हमने देखी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुल सका, फिर काउंटर ब्लॉकेट हुआ, फिर रिटेलिएट ईरान ने हर उस मूव को किया जो उसका ये लीवरेज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का वो छीनने की कोई कोशिश थी। क्योंकि ईरान को भी पता है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये बार्गेनिंग चिप के तौर पर है। ईरान को भी ये पता है कि इट इज नाउ और नेवर। ईरान को ये पता है कि हम हर 2 साल बाद या साल बाद, जो कि इस दफा तो 7-8 महीने बाद हमला हो गया, तो हम क्यों हर दफा डिस्ट्रक्शन लें, क्यों हर दफा 10-15 हज़ार टारगेट्स को तबाह करवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवाएं। तो उनको भी ये लगता है कि जितनी बीटिंग उन्होंने लेनी थी वो ले चुके हैं। अब वो कहते हैं कि हमें बार्गेन में एक वेरीफाइबल, एक रिलायबल एग्रीमेंट मिले, और सिर्फ वादों पे नहीं। वादा तो प्रेसिडेंट ओबामा ने भी किया था JCPOA के दौरान, और वो बाद में मटेरियलाइज नहीं हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो आके डंप कर दिया था 3 साल बाद ही। तो आई थिंक इस दफा ईरान चाहता है कि मीनिंगफुल, और जैसे मैंने कहा कि वेरीफाइबल कोई एक इंसेंटिव होगा, तब ये ईरान लेट गो करेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, या दूसरी ऑप्शंस उसके पास रहेगी। सही सही। अच्छा खालिद साहब, इस सारी कंडीशन में चीन कितना बड़ा प्लेयर बनकर सामने आ सकता है और ख़ुद को भी बचा सकता है अमेरिकी पाबंदियों से भी, और कहीं ना कहीं ईरान को भी सपोर्ट कर सकता है? देखिए, चीन को कोई खास फिक्र नहीं है। चीन के पास ऑलमोस्ट कोई 100 दिन के करीब ऑयल का स्टोरेज रखता है वो। उसके पास बहुत फैक्ट्रीज अपनी भी हैं, उनके प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत हैं। उसके पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी बहुत है। दुनिया में सोलर में नंबर 1 वो मुल्क है जिसने अल्टरनेट सोर्स का सोच रखा है। तो रूस की बॉर्डर लगता है उसको, तो वहां से भी तेल ले सकता है। तो इस वक्त चीन को कोई खास फिक्र नहीं है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो कोर्स किया, और अगर मैं ईरान की वजह से छोड़ भी दूं, जो कि मेरा नहीं ख्याल छोड़ेगा, क्योंकि ईरान के साथ तेल की जो उसने ट्रेड है वो उस वक्त भी नहीं छोड़ी जब प्रेसिडेंट ट्रंप और बहुत से मुल्क सख्त धमकियां देते थे। तो ऑलमोस्ट ईरान अब वाहिद मुल्क रह गया, मैंने जैसे कर्ज किया, कि 90% ऑयल ईरान का चाइना ही लेता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना किसी प्रेशर में आएगा। हाँ, चाइना भी बार्गेनिंग करेगा, और चाइना को इस वक्त पता है कि अमेरिकन असला स्टॉक पाइल इतना डिप्लीट हो चुका है। ताइवान के मौजू पर अमेरिका की वो डेटरेंस रही नहीं है। अमेरिका के पास वो ऑप्शंस नहीं रही जो जंग से पहले थी, डेटर और खौफजदा करने की। तो आई थिंक कोई ऐसा रिलैक्सेशन मुझे नहीं लगती। अगर देनी होती चाइना ने, तो आइडियल मौका वो था जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने विजिट किया था। बिल्कुल, वो बेहतर मौका था और हालात भी तब कुछ ज्यादा साजगार थे अमेरिका के लिए। अच्छा खालिद साहब, हम देखें तो जिस तरह से फील्ड मार्शल को ईरान विजिट से पहले कॉल करना डोनाल्ड ट्रंप का, और फिर अब ईरान के दौरे के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर से मुलाकात होना, क्या आपको लगता है क्या मुज़ाकरात जो हैं वो दोबारा से हो सकते हैं? कितने इम्कानात बाकी? उज़ैर, मेरा ख्याल है ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इस्लामाबाद MOU या इस्लामाबाद अकॉर्ड की तरफ वापस आने के अलावा। देखिए, बुनियादी तौर पर वो बड़ा वेल डेलिब्रेटेड और एक बैलेंस्ड MOU था, जो बाद में लॉन्ग टर्म में एक एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो सकता था। बदकिस्मती से उसकी इंटरप्रिटेशन मसला आ गई, और मसला ज्यादा इजराइल की तरफ से आई कि नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा कि ये तो आपने एक डिफीटेड कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, ये तो एक ऐसा एग्रीमेंट है जो आपके शायान शान नहीं है, आपने ईरान को बहुत ज्यादा इंसेंटिव दे दिए। तो उनको कम बैक करना पड़ा कि शायद ये मैं रिटेलिएट दोबारा करूं, अटैक करूं और ईरान को फोर्स करूं और एक और बार्गेन बेहतर करने की पोजीशन में हो। वो बैकफायर कर गया सारे का सारा। तो आई थिंक लॉजिकली जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान ने कोशिश की थी, अभी भी
उसी पे ही जाना चाहिए, MOU पे। इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन को अवॉइड करने के लिए उसमें कुछ चीजें प्लस माइनस की जा सकती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वो ऑलरेडी बड़ा साउंड और वेल डेलिब्रेटेड मौजूद है। मेरे ख्याल में Right. उसी से शुरू किया जाना चाहिए। अच्छा खालिद साहब, अगर हम ये देखें सूरत हाल यहाँ तक है कि पासदारान इनकलाब के अहदेदारों पर अमरीकी इनामी रकम की बात हो रही है, फिर ईरानी मीडिया पर ट्रंप के बेटे के कत्ल के हवाले से अगर हम देखें तो 2 अरब की पेशकश की गई है। तो ये जो हालात चल रहे हैं, आप किस समत में जाता देख रहे हैं इन्हें? देखिए, आमतौर पर ये पोस्चरिंग या सिग्नलिंग होती है। मैनिफेस्टेशन बहुत कम ऐसी जगहों की या ऐसे मौक़ों पर जो अनाउंसमेंट्स की जाती हैं उसको बहुत कम दुनिया में सीरियस लिया जाता है। ये बेसिकली एक कौम या एक इंडिविजुअल एक रिजॉल्व शो करता है आपका लीडरशिप। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा और आप एग्री करेंगे, जो आयतुल्ला खामनेई का जनाजा था उसने बहुत ज़्यादा ईरानी लीडरशिप को प्रेशर बिल्ड किया है उसके ऊपर। वजह ये है कि लोग आए हैं इतने लाखों की तादाद में, तो एक सिर्फ जंग नहीं थी ये अब, या जंग नहीं अब रही, वो एक रिवेंज बन गया है, वो एक बदले का फिजा बन गई है। अब जो मुश्तबा खामनेई हैं, वो जब से उन्होंने टेक ओवर किया है, वो एक लॉजिकल एक चॉइस तो थे उस वक्त, क्योंकि इतना क्राइसिस थे, इमीडिएट ईरान को एक वैक्यूम चाहिए था। एक साल के अंदर 135 लीडर शहीद किए गए, तकरीबन 49 उस रात को एक ही दिन में शहीद किए गए जो पहला अटैक हुआ था। तो लॉजिकल उनकी सक्सेशन बनी, क्योंकि ईरान कियोस नहीं चाहता था, और वो एक इनहेरिटेंस की वजह से, क्योंकि 30 साल से वो अपने वालिद के साथ थे, तो उनका चॉइस बड़ा अच्छा था। दूसरे उनकी चॉइस की भी लिमिटेशन एडवांटेज थी कि उनकी फैमिली ने उनकी कुर्बानियां दी, यानी शहादतें हुई उनकी अपनी बीवी की, उनकी वालदा की, ये सारा कुछ हुआ। तो लॉजिकल चॉइस तो वो बन गए। लेकिन आने वाले वक्तों में जो लेजिटिमेसी लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग टर्म मुश्तबा खामनेई की होनी है, वो डिपेंडेंट होनी है कि उन्होंने बार्गेन कैसी की है, उन्होंने डील कैसी की है। लोग उस ऑप्टिक से देखेंगे कि ये लीडर ने हमें जंग में लेकर गए या धकेल दिया गया अमेरिका की तरफ से, तो ये लीडर ने टेक होम ट्रॉफी कौन सी लेकर आए हैं। तो आई थिंक ये एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले वक्तों में, जो उसको डिसाइड करेगा ईरान के बारे में। बिल्कुल, ये चीज़ जो है वो डिसाइड करेगी। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का।